हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः एवियन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नर जनन तंत्र के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आज हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। टाइम न लॉस करते हुए हम टॉपिक पर डायरेक्ट आते हैं। देखो, नर जनन तंत्र अर्थात ऐसे अंग, नर के ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात जो संतान उत्पन्न करने में भाग लेते हैं, उसी को बोलते हैं नर जनन तंत्र। अब देखते हैं कि नर जनन तंत्र में होता क्या है। देखिए, इसमें दो अंग होते हैं। एक प्राथमिक होता है, प्राथमिक अंग होता है, और दूसरा होता है द्वितीयक या सहायक अंग। द्वितीयक या सहायक अंग। इतनी बातें समझ में आई। प्राथमिक अंग, द्वितीयक या सहायक अंग। अब देखिए, प्राथमिक अंग जो मेन होता है इसका नर जनन तंत्र का, वह होता है वृषण होता है, जिसको टेस्टिस बोलते हैं। प्राथमिक अंग कौन होता है? वृषण होता है। अभी एक एक करके सबको अच्छे से बताऊंगा, पहले इसको अच्छे से समझो। नर जनन तंत्र, इसके दो टाइप्स होते हैं, मतलब एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक या सहायक होता है। मेन जो होता है वृषण होता है, फिर और दो सहायक होते हैं। सहायक अंग में दो चीजें होती है, एक सहायक नलिका होती है, सहायक नलिकाएं होती हैं, और एक होती है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, देखिए सहायक नलिका में कौन कौन होता है? रीट टेस्टिस होता है, रीट टेस्टिस होता है, शुक्रवाहिका होता है, शुक्रवाहिका होता है, और अधिवृषण होता है, अधिवृषण होता है, और होता है क्या? शुक्रवाहिनी। ठीक, इतनी चीजें होती है सहायक नलिका में। और सहायक ग्रंथियां में क्या क्या होता है? शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, और होता है वल्वो यूरेथ्रिल, वल्वो यूरेथ्रिल या काउपर ग्रंथि। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, हमने क्या देखा? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र क्या होता है? दो होता है, प्राथमिक अंग होता है, द्वितीयक या सहायक अंग होता है। प्राथमिक अंग में कौन आता है? वृषण आता है, टेस्टिस आता है। द्वितीयक या सहायक अंग में दो टाइप्स में से बांटा गया है। पहला सहायक नलिकाएं हैं, और दूसरा क्या है? सहायक ग्रंथियां है। सहायक नलिकाएं में कौन कौन आता है? रीट टेस्टिस आता है, शुक्रवाहिका आता है, अधिवृषण आता है, शुक्रवाहिनी आता है। और सहायक ग्रंथियों में क्या क्या आता है? शुक्राशय आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि आता है, बल्वो यूरेथ्रिल, काउपर ग्रंथि। अब हम समझते हैं जो इसका प्राथमिक अंग है और द्वितीयक अंग, सबको अच्छे समझते हैं किसका क्या क्या कार्य है। तो आइए देखते हैं। तो मैं इसका वैसे एक सिंपल सा संरचना बना के समझा रहा हूं। पूरा हम वृषण की संरचना पूरा बना के वैसे नहीं समझाएंगे, हम एकदम सिंपल संरचना से आपको समझा रहे हैं। देखिए, जो पहले हम पढ़ेंगे वृषण के बारे में, तो जो देखिए वृषण जो होता है, वृषण की बात करें तो ऐसे में मान लो इस प्रकार से संरचना बनाया। देखिए यहां पर बना दे रहा हूं, सपोज थोड़ा सिंपल में। देखो, वृषण जो होता है जोड़ों में पाया जाता है। बात करें तो नर में जो वृषण होता है किस में पाया जाता है? जोड़ों में पाया जाता है, मतलब एक जोड़ी पाया जाता है, और एक जोड़ी पाया जाता है, और यह शरीर के बाहर होता है। और शरीर के बाहर क्यों होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि जो वृषण होता है शरीर के बाहर ही क्यों होता है, तो आप बताओगे यह शरीर के टेम्परेचर को, शरीर के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम रखता है। तो हम एक वृषण की बात करें तो जैसे मान लो वृषण है,
एक वृषण में लगभग 250 वृषणी पिंडक पाए जाते हैं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे लिखना भी है आपको। देखो हम 250 तो बना नहीं सकते, 2-3 बना दिए। एक वृषण में कितने वृषणी पिंडक, समझते जाइए। वृषणीय पिंडक, कितने वृषणी पिंडक होते हैं? लगभग 250। लगभग कितना होता है? 250 होता है, 250 वृषणी पिंडक होते हैं। और एक वृषणी पिंडक में 1 से 3 शुक्रजन नलिका होती है। ये क्या है? शुक्रजन नलिका मान लेते हैं। 1 से 3 क्या होती है? शुक्रजन नलिका होती है। ये है शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? वृषण नर में, जोड़ों में पाया जाता है, जो शरीर के बाहर होता है। यह शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि यह शरीर के टेम्परेचर को, तापमान को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रखता है। अब एक वृषण की बात करें तो जो एक वृषण में होगा वही दूसरे वृषण में भी होगा। तो एक वृषण में लगभग 250 वृषणी पिंडक पाए जाते हैं और एक वृषणी पिंडक में 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है। अब शुक्रजन नलिका जो होती है 2 प्रकार की कोशिका बनाती है। कई प्रकार की कोशिका बनाएगी? 2 प्रकार की। एक शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, और एक सार्तोली कोशिका। 2 प्रकार की कोशिका बनाती है। कौन कौन? एक शुक्रजन कोशिका बनाएगी और एक क्या बनाएगी? सार्तोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका क्या करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि जो सार्तोली कोशिका होती है, जो शुक्राणु का निर्माण हुआ है उसको पोषण प्रदान करती है। बातें समझ में आई? शुक्रजन कोशिका क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है, और सार्तोली कोशिका जो होती है किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं जो शुक्राणु का निर्माण होता है नर के वृषण में ही होता है। कहां पर होता है? वृषण में। ठीक। अब शुक्रजन नलिका के बीच में जो खाली अंतराल होता है इसको लीडिंग या अंतराली कोशिका बोलते हैं। लीडिंग या अंतराली कोशिका। अब लीडिंग या अंतराली कोशिका क्या करती है कि जो 2 हार्मोन्स को स्रावित करती है। कितने हार्मोन को? 2 हार्मोन को स्रावित करती है। एक टेस्टोस्टेरोन, और एक एंड्रोजन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन। अब देखिए जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वह शुक्राणुओं के उत्पादन को नियंत्रित करता है, अर्थात यही नियंत्रण करता है। शुक्राणु जो शुक्रजन कोशिका से निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन ही उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक यही है कि वृषण जोड़ों में पाया जाता है, जो क्या होता है? शरीर के बाहर स्थित होता है। यह शरीर के तापमान को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। एक वृषण में लगभग 250 वृषणी पिंडक पाए जाते हैं। एक वृषणी पिंडक में 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है। शुक्रजन नलिका 2 प्रकार कोशिका बनाती है, एक शुक्रजन कोशिका, एक सार्तोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है, जबकि सार्तोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। और शुक्रजन कोशिका के बीच में जो खाली अंतराल होता है उसको लीडिंग या अंतराली कोशिका कहते हैं, जो 2 हार्मोन्स को स्रावित करता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? शुक्राणु को नियंत्रण में मदद रखता है। इतनी बातें समझ में आई? ये हो गया पूरा वृषण के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब शुक्राणु जिस नलिका से, याद रखना आप यहां पर आ जाएंगे सहायक नलिका में, शुक्राणु जो है जिस नलिका से वृषणी पिंडक से बाहर आता है उसको हम बोलते हैं रीट टेस्टिस। क्या बोलेंगे? रीट टेस्टिस। अर्थात शुक्राणु जिस नलिका से वृषणी पिंडक से बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं? रीट टेस्टिस। और रीट टेस्टिस आगे जाकर के जहां पर खुलती है उसको बोलते हैं शुक्रवाहिका।
रीट टेस्टिस आगे जाकर जहां पर खुलती है उसको क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। और शुक्रवाहिका आगे जाकर के अधिवृषण में खुलती है, अधिवृषण में खुलती है और अधिवृषण आगे जाकर के लूप का मार्ग बनाते हुए मूत्राशय मार्ग में खुलता है, जिसको शुक्रवाहिनी बोलते हैं। इतनी बातें समझ आई? मतलब शुक्राणु जिस नलिका से वृषणी पिंडक से बाहर आता है उसको रीट टेस्टिस बोलते हैं। रीट टेस्टिस आगे जाकर जहां पर खुलता है जिस नलिका में, उसको शुक्रवाहिका बोलते हैं। शुक्रवाहिका आगे जाकर के जहां पर खुलता है उसको अधिवृषण बोलते हैं। और अधिवृषण आगे जाकर के लूप का मार्ग बनाते हुए मूत्राशय मार्ग में खुलता है, जिसको क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। यहां तक बातें समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं सहायक ग्रंथियां क्या होती है। सहायक ग्रंथियां में 3 है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। शुक्राशय क्या होता है? देखिए शुक्राशय जो होता है एक तरल पदार्थ को स्रावित करता है। शुक्राशय क्या करता है? एक तरल पदार्थ को स्रावित करता है। जो वीर्य बनता है नर में, तो उस वीर्य का अधिकांश भाग यही बनाता है। कौन? शुक्राशय। समझ में आया? शुक्राशय एक तरल पदार्थ स्रावित करता है जो वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है? यह एक दूधिया रंग की ग्रंथि होती है। कैसी होती है? यह एक दूधिया रंग की ग्रंथि होती है जो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाती है। 25 से 30% भाग वीर्य का ये बनाएगी। ठीक। अब वल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि क्या है? यह एक क्षारीय पदार्थ को स्रावित करता है। यह ग्रंथि क्या करता है? एक क्षारीय पदार्थ को स्रावित करेगा जो मूत्र की अम्लीयता को नष्ट करता है या कम करता है। तो समझ में आया इतनी बात? तो ये रहा पूरा नर जनन तंत्र जो आपको 10th और 12th दोनों के लिए उपयोगी है। तो आज का वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्त? अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक और ऐसे बेहतर वीडियो के साथ।